नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और शहर में घटित खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सिख निहंग मटका चौक पर पहुंचे और अफगानी छात्र परेशान है, चिंतित है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं और मेयर पर हमला किसने किया था। इन्हीं खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिख निहंगों की। आज दोपहर के समय सिख निहंग मटका चौक पर पहुंच गए अपने साजो समाज के साथ, अपने घोड़ों के साथ। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो चंडीगढ़ पुलिस का हाथ पांव फूल गए। डीएसपी सेंट्रल और एसएचओ सेक्टर 17 राम रतन ने मोर्चा संभाला। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया, लेकिन इससे सिख निहंगों को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद शुरू हुआ मनाने समझाने का सिलसिला। पुलिस निहंग सिखों को मनाती रही, समझाती रही, लेकिन निहंग सिख अपने जिस रूटीन पर चल रहे थे उसी पर चलते रहे। जाते जाते ऐलान भी कर गए कि यदि बाबा लाभ सिंह, जो यहाँ पर मटके चौक पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, किसानों के समर्थन में बैठे हैं, उनको जरूरत पड़ी तो वह एक बार फिर यहाँ का रुख कर सकते हैं। चंडीगढ़ में बुधवार दोपहर मटका चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहाँ पर काफी संख्या में निहंग पहुंच गए। यहाँ निहंग सिख अपने घोड़ों और पूरे साजो सामान के साथ पहुंचे थे। चंडीगढ़ पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली तो चंडीगढ़ पुलिस के हाथ पांव फूल गए। काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंच गए। फिर शुरू हुई निहंग सिखों को मनाने की कोशिश। हालांकि यह निहंग यहां से इस दौरान पूरे साजो सामान और अपने घोड़ों के साथ पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह मटका चौक अब अपना ही डेरा यहां पर यह निहंग जमाने वाले हैं। मौके पर डीएसपी सेंट्रल चरणजीत सिंह विर्क और एरिया के एसएचओ राम रतन शर्मा अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुंच गए। वहां पर निहंग सिखों को समझाया गया, बताया गया। आखिरकार निहंग सिंहों ने बताया कि बहुत समय से वह यहाँ पर आना चाह रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। इस दौरान निहंग सिखों ने बताया कि वह दिल्ली मोर्चे पर जा रहे हैं, लेकिन वह सुबह 4 बजे से हिमाचल से निकले हुए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि मटका चौक पर बाबा लाभ सिंह बैठे हुए हैं सिखों के समर्थन में, तो निहंग उन्हें मिलने यहाँ पहुंच गए। अभी वह बहुत थक चुके हैं और अब उनके अपने घोड़ों को भी आराम देना चाहते हैं, इसलिए वह यहाँ पर कुछ देर रुकने आए हैं। यहाँ से भोजन पानी करके वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वह यहाँ पर पुलिस प्रशासन के डर से नहीं जा रही। अगर बाबा लाभ सिंह को उनकी जरूरत पड़ी तो वह एक बार फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल से चले यह निहंग सिख सिर्फ बाबा लाभ सिंह से पहुँचने के लिए मटका चौक पर पहुँचे, लेकिन इन निहंग सिखों को मनाने और समझाने के लिए भारी पुलिस बल को यहाँ पर पहुँचना पड़ा। पुलिस के हाथ पांव फूल गए, पुलिस गिड़गिड़ाती हुई नजर आई, लेकिन जाते जाते निहंग सिख चंडीगढ़ पुलिस को, चंडीगढ़ प्रशासन को साफ बोल कर गए कि वह किसी के डर से यहाँ से नहीं जा रहे। चाहे तो यहाँ पर अपना कब्जा भी जमा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ਚੱਲੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲ 4 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਮਸੌਲ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਭਜਾਏ ਵੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਦਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਦਵਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ ਆਏ ਗਏ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਬਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਜੀ। ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਝੋਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰਕਾਲ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹਰ ਦੀਵਾਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਖੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਮੜਾ ਜਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ।
ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੋਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਣਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਕਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ? ਆਹ ਦਲ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਈਏ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਅਗਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮਰਤਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਤੇ ਖੁਦੀ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ, ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ ड्रामा कर रही हैं, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। यह बात कही है लक्का सिदाना ने। लक्का सिदाना ने यहाँ पर किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह किसानों के मुद्दे को ज्वलंत मुद्दा बनाया हुआ है और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के सिवा कुछ नहीं करना चाहती। राजनीतिक पार्टियों के नेता सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, इनको सिर्फ विधानसभा चुनाव दिख रहे हैं। किसानों की किसी को फिक्र नहीं है। किसानों का मकसद तो अभी कानून रद्द करवाने पर है। यह बात लक्का सिदाना ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कही। लक्का सिदाना और नवदीप बुधवार को मोहाली के फेज 11 बेस्टेक मॉल किसानों के धरने पर पहुंचे हुए थे। बता दें कि कृषि के कानूनों के विरोध में बेस्टेक मॉल के बाहर सफलतापूर्वक चल रहे धरने के 10 महीने पूरे होने पर सुखमनी साहिब का पाठ करवाया गया, जहां पहुंचने पर लक्का सिदाना और नवदीप को सिरोपा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बातचीत के दौरान लक्का सिदाना और नवदीप ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को विधानसभा चुनाव नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। अब किसान नजर आने लगे हैं और रोजाना लुभावने वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जब किसानों को जरूरत थी तो कोई नेता आगे नहीं आया, कोई नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियों के नेता द्वारा सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है, लेकिन इस बार लोग जागरूक हैं और पंजाब के पक्ष में खड़ने पर प्रत्याशियों का चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा ध्यान कृषि कानून रद्द करवाने पर है। पहले यह लड़ाई जीत लें, फिर आगे की देखी जाएगी। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में मेयर और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन पर हमला हो गया था। यह हमला किसानों द्वारा किया गया था, ऐसा उस समय कहा गया था, लेकिन अब पुलिस जांच रिपोर्ट में साफ हो गया है कि यह हमला किसानों द्वारा नहीं बल्कि मार्केट के ही कुछ दुकानदारों द्वारा किया गया था। इस पर मेयर रविकांत शर्मा ने भी कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि किसान किसी पर हमला नहीं कर सकते। यह हमला मिली भगत है और शरारती तत्व हो सकते हैं, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच की और अब रिजल्ट सबके सामने है। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 मोटर मार्केट में कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा और भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष
संजय टंडन के ऊपर कुछ लोगों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया था, जिसमें उनकी सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। बड़ी मुश्किल के साथ पुलिस बल ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला था। उस दौरान आरोप लगा था कि किसानों द्वारा यह हमला किया गया है, लेकिन उस दौरान भी मेयर रविकांत शर्मा ने कहा था कि किसानों की आड़ में कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करने की फिराक में हैं, जिन्होंने उन पर हमला किया। इसके बाद पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की गई, जिसमें पता चला है कि मार्केट के ही कुछ दुकानदारों द्वारा हमला किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं रविकांत शर्मा ने कहा है कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी किसान के बेटे हैं। कुछ शरारती तत्व इनके बीच शामिल होकर ऐसी हरकतें करने की फिराक में हर समय रहते हैं, ताकि बदनाम किसानों को किया जाए। पुलिस जांच में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि हमला दुकानदारों द्वारा ही प्लानिंग के तहत किया गया था। देखिए, 17 जुलाई को जब मेरे ऊपर और टंडन साहब के ऊपर ये एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी हमने पूरे मीडिया को भी बताया था कि किस तरह से किसानों को वेश में किसानों के साथ कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो गुंडा तत्व थे, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था। उसका वीडियो देख के पुलिस ने अब आइडेंटिफाई करे हैं, वो वहाँ के दुकानदार है जिन लोगों ने करा था। और हमारे ऊपर हमला करने के बाद वो उन्होंने मार्केट में जाके मार्केट के प्रधान जिन्होंने कार्यक्रम करवाया था उनके ऊपर भी हमला करा था। तो अब पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर जी FIR लॉन्च करी है और उनको आइडेंटिफाई करा है। देखिए, मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि किसान जो है वो किसान ये हमला या ये ऐसी चीज़ें किसान नहीं कर सकता। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान जो भी उसको माध्यम मिल रहा है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, और गवर्नमेंट भी पूरी तरह उनके साथ टच है। और मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि किसान इस हद तक नहीं जा सकता, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए बात करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सबका फ़र्ज है, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी ज़रूरी चाहिए। मगर इस तरह के हमले के पीछे ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के कुछ गुंडा तत्व जो हैं ये उनके काम है। और अब इसके बाद आपको ये FIR हुई है, आपको सब पता चल जाएगा बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कि किस पार्टी के साथ ये लोग जुड़े हुए जिन्होंने ये काम करा था। देखिए, वहाँ पे उस समय भी SSP साहब को, सबको, DGP साहब को भी बताया था कि कुछ लोग थे, उनके हाथों में रॉडें थी, और ये शॉकर की जो रॉडें होती हैं वो मैकेनिक, वहाँ पे मैकेनिकों की मार्केट है, वहीं से कुछ लोग आए थे, उन्होंने ही उनको प्रोवाइड करे थे। उन्होंने ये जो उनके साथ कुछ लोगों के साथ मिलके ये हमला करा था। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, तालिबान के फरमान जारी हो रहे हैं, लेकिन इन फरमानों को लेकर चंडीगढ़ में कुछ छात्र ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के हैं और यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर हैं। इन छात्रों की चिंता लाजमी है, परेशान है और सरकार से अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में चंडीगढ़ में रह रहे अफगानी छात्रों के सामने कई तरह के संकट खड़े हो गए हैं। अफगानी छात्र मुनीर काकर ने बताया कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अफगानिस्तान में जो हालात हुए हैं उसकी वजह से वो ना तो पढ़ाई कर पा रहा है और ना ही चैन से सो पा रहा है। उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है। वहीं अन्य छात्रों ने बताया कि चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के करीब 300 से 400 छात्र रहते हैं और उनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, लेकिन उन्हें अभी तक एम्बेसी से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे उनका वीज़े की अवधि बढ़ाई जा सके। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील की है। इसके अलावा अफगानी छात्रों ने कहा है कि इस मुसीबत के समय में भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए भी आगे आए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ऐसे करीब 200 छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं और वह चाह कर भी अफगानिस्तान से पैसे नहीं मंगवा सकते। Because I'm more comfortable with that. Actually, we are facing lots of problems here, plenty of problems. We all Afghan students. Me, as a representative of Afghan students, I would explain my own problems, and all the students, they are facing the same problems, or maybe more than me. So, like my own problems, my visa would be expired soon, like in months. Also, my passport, it would expire in coming months, till December, it would get expired. And I'm so concerned, how could I upgrade my passport? Because you know that the government has changed in Afghanistan. It has, overtaken. So now we don't know we would take the Emirate passport or the Republic passport. Because, actually our first reaction, that the conquest of Afghanistan, it was so fast, it was very rapid. No one could predict that, no one was expecting that. Even our own troops, even the Taliban, they were not expecting that they would take over Afghanistan that soon. They overtaken the country
in a matter of 10 days, less than 10 days. So they reached Kabul and they entered Kabul. Although they promised that they would not enter the capital, but they entered. So, yeah. Yeah, I am in contact with them. I am in contact with my family and all the people, including me. We were so shocked. You know, we were shocked that what happened, what would happen next. You know, I'm really concerned about my family, like what would happen to them, because most of the people, you know, that they were working in. Yeah, nowadays with grace, with God grace, they are safe. So the people who are having government jobs now, they are all unemployed. So the rate of unemployed previously also it was high. It would be now higher than that. So all those unemployed people, what would they do? You know, it's a tough situation. वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे एक और छात्र ने तालिबान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये इन लोगों ने अफगानिस्तान में मोबाइल टावर, बिजली और बैंक सब चीज़ें तहस नहस कर दी हैं, जिसकी वजह से अपने परिजनों से वह बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वो अफगानिस्तान नहीं जा सकते और चंडीगढ़ में जो छात्र रह रहे हैं उनके पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी तो हालत बहुत ख़राब है क्योंकि लोग बहुत डरा हुआ है और जो तालिबान है बहुत जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर। अभी भी बहुत लोग मर जाएगा और लोग बहुत डरता है। सारे चाहता है कि देश भाग के चले जाए फ़िलहाल के लिए, और जो लोग बाहर है वो लोग भी चाहता है अपने फैमिली जितना अफ़गानिस्तान में भुला दिया अपने पास, क्योंकि वहाँ का हालत बहुत अभी फ़िलहाल ख़राब है। अभी मैं कल बात किया था, आज सुबह भी बात किया। अभी फ़िलहाल कह रहे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तालिबान हर जगह को चेकिंग करेगा। और अभी जिस शहर यहाँ हम रहते हैं वहाँ पे नहीं आया है, और देखते हैं कि आगे क्या करेगा, क्योंकि लोग बहुत डरता है उन लोगों से। औरत तो बहुत ज़्यादा, अब वो तो बहुत पीछे चले जाएगा। अभी हम खुद फील करते हैं कि 30 साल हम पीछे आए, क्योंकि 30 या 20 सालों में कि जितना हम कोशिश किया था, हमारा गवर्नमेंट कोशिश किया था, वो तो सब मिट्टी में हुआ है। क्योंकि वो लोग तो टेंशन नहीं करते है, सब कुछ को उड़ा देगा और कोई और कुछ नहीं करेगा। मतलब कि उन लोग गवर्नमेंट के लिए काम करे या फ्यूचर को प्लान करे, वो लोग सब उड़ा देगा, लोगों को मार देगा बस। चंडीगढ़ में अफगानी रेस्टोरेंट चला रहे रोमान ने बताया कि जब उन्होंने अफगानिस्तान के हालात देखे तो कुछ दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब तालिबान ने अफगानिस्तान में रूल कर लिया है तो अब अफगानिस्तान 20 साल पीछे चला जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि वह लोगों की मदद करे। ये हमेशा फील होता है कि हमारा अफ़गानी का एक पहचान था, एक नाम था। अभी बस ये पहचान से याद होता है कि तालिबान का बैकग्राउंड का है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देश को ख़राब, कोई अनपढ़ गवार आया है, हमारा देश में कब्ज़ा किया है। पिछले एक हफ़्ते से हम कसम से नहीं सोच सकते हैं। जब हम देखते हैं हमारा परिवार है उधर, मेरा भाई है, 2 भाई है, मेरा भाभी है, सब कुछ उधर टेंशन पे। संपर्क हो रहा है उनसे? संपर्क हो रहे तो वो लोग बोलता है कि हम पिछले 4-5 दिन से तो घर से नहीं निकल चुका है। मतलब अगर बाहर चले जाए, दुकानें भी बंद है, सब कुछ बंद है। मतलब सब लोग डरता है, बाहर नहीं निकल सकता है, आर्मी नहीं है। 3 दिन से तो हमारा सरकारें नहीं है, पीए में नहीं है, कैसे कंट्रोल हो सकता है? अभी बस सिचुएशन तो किसी लोगों का हाथ में है कि इन लोग क्या करना चाहिए हमारे साथ। कुछ हमारा बोलने में कोई शब्द नहीं कि हम बोल दें हम क्या कर सकते हैं। बस हम देखते रहेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा तो बस एक चीज़ नज़र आ रहा है, मौत नज़र आ रहा है, और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। कोई मतलब चीज़ नहीं कि हम देख उससे खुश हो जाए। बाहर देखेंगे ना दिल टूटेगा, मीडिया में देखेंगे कि सब कुछ मिट्टी हो चुका है। पिछले 20 साल से जो हमारा सरकार ने हमारे लिए बनाया, हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया, ये सब कुछ मिट्टी हो चुका है। मतलब एक हफ्ते में पहले भी सेम ऐसे हालात हुआ था। हमारा अच्छी सरकार था, अच्छी आर्मी था, एवरीथिंग बहुत अच्छा था। जब तालिबान आया था वो सब कुछ एज इट इज़ मिट्टी हो गया। इसमें इस बार इतना फ़र्क है कि हमारा प्रेसिडेंट बाहर गया। पिछले बार जो 22 साल पहले हुआ था, हमारा सरकार को फांसी में चढ़ाया था। भारत सरकार इतना करे, जो बंदे, जो फैमिली, जो परिवार चाहता है कि अपने मन मर्जी से इंडिया आ जाए, उसके लिए बस इतना वीज़ा इश्यू करे। बाकी वो लोग आ जाए, जितना स्टूडेंट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, मोर देन 20-30 हज़ार स्टूडेंट तो है, डेफिनेटली है ओवरऑल इंडिया पे। इन लोगों के परिवार आना चाहिए। सब लोग बेचारा टेंशन में। अगर हम अफ़गानिस्तान में रहे इस टाइम, हमारा परिवार रह जाए, ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम काम कर सकते हैं। सब टेंशन सब उसमें कि हमारा परिवार क्या करेगा। कल हम तालिबान घर पे घुसेगा, परसों घुसेगा, किसी हमारा भाई है, बहन है,
हमारा छोटा छोटा निफ्यूज़ है, ये सब हमारा जैसा सोचता है कि सब टेंशन में। बस इतना लास्ट में रिक्वेस्ट है कि इंडिया इन लोगों के लिए वीज़ा इश्यू करे, जितना रूल्स है रूल्स के हिसाब से करे। ऐसे नहीं कि हर बंदे आ जाए, हर बंदे कुछ रूल्स के हिसाब से सबको वीज़ा दे दे कि आप आ जाए, अपनी सुकून दिन रात तो निकाल सकता है, बाकी कुछ नहीं कर। अफगानिस्तान के छात्रों का कहना है कि वह अपने घर पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपने माता पिता से बात नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से वहाँ से खबरें आ रही हैं या वीडियोज़ आ रहे हैं, उन्हें देखकर वह डरे हुए हैं और हर हालत में चाहते हैं कि भारत सरकार अफगानिस्तान में मदद करे। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ में पढ़ने वाले अफगानिस्तान के छात्र चिंतित हैं। ये सभी स्टूडेंट चंडीगढ़ के विभिन्न कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिन्हें इस घटना के बाद से अपने परिजनों की चिंता सता रही है। वह हर वक्त टेंशन में है। इन सभी स्टूडेंट्स से हमने बात की तो उनका कहना था कि वह बहुत चिंतित हैं। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं, जिन्हें वहां से भागकर नहीं बल्कि उनका सामना करना चाहिए था। और इन सब के पीछे किसका हाथ होने की बात है, जब उनसे इस बात पूछा गया तो उन्होंने इस पर पाकिस्तान का नाम लिया। इन स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि अब उनकी अपने परिजनों से बात भी नहीं हो पा रही है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा टेंशन में यह लोग अपना समय बिता रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं बहुत दिल दहला देने वाली हैं। वहाँ लोगों को नज़रबंद रखा जा रहा है, कोई भी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। इस टाइम बस यही है कि किसी तरह से किसी सोर्स से कहीं कंट्री इंडिया होगा जो भी होगा, बस हमारे फैमिली को निकाल के इंडिया होगा तो यहाँ पे आके सेफ यहाँ पे रहे, उनको इतना हेल्प करे कि वहाँ से निकाले। हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है कि तालिबान ऐसा है कि हमने बहुत इंटरव्यू भी दिया हुआ है। एक तो वो लोग जिधर हम बात करते हैं उनके अगेंस्ट वो मार देता है, ये चीज़ होता है। और हम यही चाहता है कि बस फैमिली हमारा सेफ रहे और जैसा भी हो जाए वो यहाँ तक आ जाए, हम बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, पिछले 4 साल से मैं इंडिया में रह रही हूँ और एक ही बार मैं घर गई हूँ, और उसी एक ही बार में जब मैंने देखा था कि एनवायरनमेंट तब से बहुत ख़राब था, पिछले साल ही में गई थी। और फिर उसके बाद अभी मेरी फैमिली चाहते हैं, वो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ वो कह रहे हैं कि आप वहीं पे रहो और वहीं पे ही सेटल हो जाओ। सो उनका बस यही कहना है। सर ये सब तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं तो ये 20 साल में हम पहली बार ऐसे एक चीज़ को तजुर्बा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे पहले कभी देखा ही नहीं। जो हम एक माहौल में रहते थे पहले पीस होता ही नहीं, लेकिन इसे बेहतर था। तो अभी जैसे तालिबान आ गए और सारे जगह कब्ज़ा कर दिया, तो कहीं पे कोई उम्मीद रखा ही नहीं लोगों पर। सारे लोगों पर बहुत इसका बुरा असर पड़ा है। तो सर आगे के लिए कोई भी जैसे किसी के पास उम्मीद रखा ही नहीं सर। सब लोग सर वेरी ओपलेस, सब लोग बस बहुत टेंशन में है। अभी जो चल रहा है सर, जैसे हम घर से बात किए हुए बस कल रात को ही, तो सब लोग सर जैसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब है सब लोग सर। अभी तो तालिबान पूरी तरह उनका हुकूमत शुरू भी नहीं हुआ है, तो जैसे वो सड़क पार कर रहे, लोगों के बीच में ये दहशत फैला रहे, सब डरे हुए सर। तो उधर आप सारे वीडियोस भी देखे यूट्यूब में, जैसे हमारे एयरपोर्ट में इतनी रश हुए सर, सारे लोग बस किसी तरह उधर से निकलना चाहते हैं, बस किसी तरह कुछ भी हो जाए बस वो लोग उधर से निकलना चाहते हैं। जैसे आपने देखा 2 बंदे प्लेन के ऊपर चढ़ा हुआ था तो वो नीचे गिर गए सर। इतने लोग मतलब इतने तंग आ गए उधर में, किसी बहाने बस उधर से निकलना चाहते हैं सर। ये रूसिया की तरफ से कहा गया है कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो भाग गया नोटो के साथ। अब यही तो खबर तो यही है, लेकिन सर हमने भी इतना ही पढ़ा जो आप लोगों ने पढ़ा सर। तो बस अभी सर अफ़गानिस्तान के फोर्सेस ज़्यादा थे, लेकिन उन कुछ कर नहीं पा रहे थे सर। जो भी उनको ऑर्डर मिलता है वो वही करते हैं सर। जितना भी हमारे वो फौज थे उधर, वो सब लड़ना चाहते हैं सर। आप वीडियो देख सकते हैं, अभी वो रो रहे वो लोग जो हमें लड़ाई करने क्यों नहीं दिया। तो ऊपर से उनको ऑर्डर मिलता था सर, जब या किसी प्रोविंस में भी हो, वो प्रोविंस छोड़ो, बस अपना हथियार उठाओ और वापस चले आ जाओ, वो जगह तालिबान के लिए छोड़ो। उनको सर सारे जगह ये ऑर्डर मिलता था। अब पता चलता है सर ये सब ऊपर से कंट्रोल हो रहा था सर। तो इसमें गवर्नमेंट की भी बस यही है सर। वो लोग तो बहुत परेशान में है, जैसे रिलेटिव से सब कुछ पूरा लोग से वहाँ पे परेशान है। जो तालिबान ने आया वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने कुछ लोग आपने मीडिया में देखा होगा था, वीडियोस न्यूज़ सुना होगा था कैसे माहौल चल रहा है, कैसे वज़ियत सिचुएशन ख़राब है वहाँ पे।
तो इस तरह उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लोगों में, और उन्होंने पूरा अपने मतलब घर में बंद हो, बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे जो हालत चल रहा है वहाँ पे, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट सब कुछ बंद हो गया है, ऐसे बोल रहा था सर। ये तो जैसे ज़िम्मेदार तो अशरफ गनी है, जो हमारा प्रेसिडेंट है। उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा, भाग गए, वो तो भाग गए ऐसे। बाकी जो लोग हैं, इनोसेंट पीपल है, उनको परेशानी में रखा हुआ है ऐसे। पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे और होगा क्या, इसको कोई आइडिया नहीं लगा सकते हम कैसे हो जाएगा आइंदा। ओलंपिक्स टोक्यो 2020-21 नीरज चोपड़ा किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन यही पहचान नीरज चोपड़ा के लिए परेशानी का सबब उस समय बन गई जब वह अपने घर जाने चाहते थे, अपने माता पिता से मिलना चाहते थे, लेकिन मिल नहीं पाए। एक तो उनकी तबीयत खराब थी, दूसरा उनके घर पर काफ़ी भीड़ का जमवाड़ा था, जिसे देखते हुए उन्हें रेस्ट हाउस में ठहराया गया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा घर की दहलीज पर अपने माता पिता से नहीं मिल सके। नीरज की तबीयत खराब होने और भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्हें फौरन चंडीगढ़ रवाना होना पड़ा। हालांकि तबीयत खराब होने पर भी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मंगलवार देर रात पंचकुला पहुंचे। नीरज चोपड़ा को मीडिया की नज़रों से बचाकर सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में लाया गया। नीरज चोपड़ा के यहां आने से पहले ही पानीपत के DC यहां आए और सुरक्षा सहित सभी इंतजामों का जायजा लिया। वहीं नीरज चोपड़ा के आने से पहले ही पंचकुला पुलिस की कई टीमों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया, यहां पर तैनात कर दी गई। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, अपने विचार प्रकट किए, अपना एक्सपीरियंस CM के साथ शेयर किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को ऑफर भी दी। इस पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह सोचकर बताएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा बुधवार को चंडीगढ़ में पहुंचे। CM हाउस में उन्होंने CM मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से ओलंपिक के लिए एथलीटों को तैयार करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण के बाद उसका नेतृत्व करने के लिए कहा है। हरियाणा को खेलों का हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा, मित्रों, आज अपने राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के स्वर्ण पुत्र जिनको मैं कहूँगा, हमारे होनहार खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा, ये आज यहाँ आए हैं। इनका मैंने सम्मान किया और इनका सम्मान यानी अब ये एक सिनोनिमस देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी है, इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के धरतीपुत्र हैं। और हम लोग जैसा सोचते हैं कि हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी होनहार खिलाड़ी, क्योंकि इस बार ओलंपिक में हरियाणा से हमारे 30 खिलाड़ी गए थे और कुल जो मेडल टैली थी 7, जिसमें से 6 व्यक्तिगत मेडल है, उसमें से 3 हरियाणा के हैं। और जो टीम मेडल है उसमें भी 2 खिलाड़ी हॉकी के, वो हरियाणा से ही हैं। हमारी हॉकी की जो टीम है वो चौथे नंबर पर रही, उसमें भी 9 खिलाड़ी महिला हॉकी में हरियाणा से हैं। तो हम हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं, और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और अपना दायित्व समझ करके इस युवा पीढ़ी में अधिक से अधिक और नए खिलाड़ी आगे बढ़ करके कैसे देश के लिए मेडल की टैली को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में हम देश में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन वहीं एक विडंबना है कि हमारे देश का स्थान दुनिया में उस प्रकार का भी नहीं है। हम अभी भी 48वें स्थान पर हैं। हालांकि ये स्थान भी हमको पहली बार मिला है कि 48वां जो रैंक मिला है पहली बार मिला है, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। अपने देश के रैंक को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बड़ी टैली वाले जितने देश हैं उसके साथ कैसे सम्मिलित किया जाए, इसमें हरियाणा अपनी भूमिका निभाएगा। और हरियाणा को भूमिका निभाने में हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जैसे, ये ज़रूर उसमें अग्रसर होकर के और सहयोगी बनेंगे। मैंने एक ऑफ़र की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलेटिक्स ये हम यहाँ स्थापित
करना चाह रहे हैं पंचकुला में, और उसको नीरज चोपड़ा जैसे होना खिलाड़ी उसको लीड करेंगे, उसकी हेडशिप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस अपेक्षा के ऊपर ये पूरा उतरे, ऐसा मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ। तो आज पुनः नीरज चोपड़ा के आने पर पूरे खेल जगत को, पूरे अपने देश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। वहीं सीएम के प्रस्ताव पर नीरज ने कहा कि वे उत्कृष्ट केंद्र का प्रमुख बनने के बारे में सोचेंगे। वे देश में खेलों को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी उनका लक्ष्य अगले साल विश्व चैंपियन में पदक लाना है। तबीयत खराब होने के कारण नीरज कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से ओलंपिक विजेता और प्रतिभागियों के सम्मान समारोह में हिस्सा नहीं ले पाए थे। बुधवार को सीएम और नीरज के बीच ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन को लेकर चर्चा भी हुई। ज़्यादातर तो खेल के बारे में बात हुई और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तबीयत खराब होने की वजह से 13 को जो सम्मान समारोह था उसमें पहुंच नहीं सका था। तो मेरे मन में काफ़ी था कि मैं, क्योंकि हरियाणा मेरा स्टेट है और मैं सबसे पहले कहीं भी जहाँ पे भी सम्मान हो रहा है, सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा में सबसे पहले जाऊँगा, सर से मिलूँगा। तो वही था कि तबीयत की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी तबीयत ठीक है जी। बिल्कुल मैं आर्मी में बात करूँगा, और खेल के लिए मैं वही सोच रहा हूँ कि खेल के लिए पहले तो मुझे खुद अभी खेल करना है, और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है कि मैं इस बारे में सोच सकूँ। तो मैं बिल्कुल जो मुझे ये मिला है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूँ। अगला टारगेट अभी अगले साल मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है, तो उसमें पूरा अपना मेहनत करके उसमें मेडल लेके आने को। बस प्रधानमंत्री जी से भी वही खेल के बारे में बात हुई, और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक एक एथलीट से और एक एक स्पोर्टिंग स्टाफ से बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और सबसे बात की। सिर्फ मेडलिस्ट से नहीं, जो वहाँ पे गए थे किसी कारण से अच्छा नहीं कर पाए, उनको भी मोटिवेट किया। और सर से भी आज मिला तो काफ़ी एक बात अच्छी लगी कि जो हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम थी, वहाँ पे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं वो उनको ज़रूरत थी जो सम्मान की, उनको स्पेशल सम्मान सर ने दिया। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए कि उनको एक मोटिवेशन ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी टूर्नामेंट्स या गेम्स होंगे तो उनमें उनका रिजल्ट और अच्छा होगा। चूरमा काफ़ी फेमस कर दिया आपने। चूरमा हरियाणा का चूरमा तो फेमस है जी, हरियाणा में तो है, लेकिन अभी भारत में हो रहा है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनियर के चुनाव ना होने को लेकर के छात्रों में, अध्यापकों में, प्राचार्यों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसी का स्वरूप यह हुआ कि यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनियर चुनाव नहीं होते तो पंजाब यूनिवर्सिटी का काम काज पर इसका फर्क पड़ेगा। पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव ना करवाने और पंजाब यूनिवर्सिटी ना खोलने को लेकर बुधवार को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में सभी छात्र संघ के नेता व पंजाब विश्वविद्यालय के कई पूर्व एल्यूमिनाई के साथ प्रोफेसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने वीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला। वीसी के घर का घेराव किया गया, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, जिस कारण उन्हें वहीं पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ा। इस प्रदर्शन में कई पंजाबी फिल्म के कलाकार के नाम भी उपस्थित हैं। पंजाबी फिल्म निर्माता अमनजोत मान, पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान सिंह और एक्टिविस्ट लखा सिधाना भी मौजूद रहे। इन सभी का कहना है कि पंजाब विश्वविद्यालय से वह कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव ना करवाए जाने तानाशाही जैसा है। पंजाब यूनिवर्सिटी को इसी तानाशाही रवैये से बचाना होगा और सीनेट और सिंडिकेट के मेंबरों ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को चलाते हैं। उन्हें स्टूडेंट्स के लिए सही फैसले में सभी सीनेट और सीनेटर्स का हाथ रहता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब सब कुछ खो चुका है। कोरोना काल से सब कुछ बंद था, लेकिन यूनिवर्सिटी को अभी तक नहीं खोला गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी को अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी को शीघ्र खोला जाना चाहिए। देखिए, ये सारा बीजेपी गवर्नमेंट का इफेक्ट है। जैसे ये हमारे फार्मर्स के साथ कर रहे हैं मोर्चे के ऊपर, वहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है। और ऐसे ही ये वाइस चांसलर जो आरएसएस का लगा हुआ है यहाँ पर, ही इज डूइंग वेरी बैड बिहेवियर, लाइक इट्स रियली बैड बिहेवियर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट नो बेटर कि वहाँ पे क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी पे। और सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि हमें यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। अगर एक तरफ पार्लियामेंट खुली हुई है, पार्लियामेंट में सेशंस चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो कोरोना है, तो स्टूडेंट्स की स्टडीज़ को क्यों अफेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट डिमांड इज़ दिस कि यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, इलेक्शंस होनी चाहिए, और ल्यूमिनाई जो यहाँ से पास आउट होके गए हैं उनको दे नो बेटर अबाउट द स्टूडेंट्स
कि वो यहाँ से उनको स्टूडेंट्स की डिमांड्स के बारे में पता है, सब कुछ पता है। तो दे शुड स्टैंड फॉर द इलेक्शंस एंड दे शुड सिट इन द कमेटी। बट ये स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर डूइंग ऑल दिस। एंड मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वाइस चांसलर ये भूल जाए, दिस इज़ इन पंजाब, दिस इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, दिस इज़ नॉट GNU कि आप स्टूडेंट्स को जेल्स में डाल दोगे। यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहाँ पे पूरे हरियाणा आ जाएगा, यहाँ पे पूरा पंजाब आ जाएगा। वी विल ब्लॉक द रोड्स इफ़ दे विल डू एनीथिंग रॉन्ग विद आवर स्टूडेंट्स। सो वी जस्ट वांट यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, वी जस्ट वांट इलेक्शंस होनी चाहिए। देखिए ये पढ़ाई ख़राब करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की और इलेक्शंस डिले करना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि अच्छे चेहरे निकल के आएँ पॉलिटिकल, यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी है। आप देखिए यहाँ से मनमोहन सिंह जैसे चेहरे निकल के गए हैं, सुषमा स्वराज जी भी यहाँ से पास आउट हैं। सो दे डोंट वांट दैट एग्जैक्टली, उनको दबाना है सब कुछ। दे वॉन्ट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। आई बिलीव दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेटरशिप। वेदर वी आर इन फार्मर प्रोटेस्ट फ्रॉम लास्ट 9 months वी आर सिटिंग देयर। वहाँ पे भी जब हम कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसे बैरिकेड्स लगा देते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स बेचारे बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए हैं। व्हाई दे आर डूइंग सो? यू नो, ये दबाना चाहते हैं कहीं ना कहीं आवाज़ स्टूडेंट्स की। बट हम स्टूडेंट्स के साथ हैं जहाँ पे भी ऐसी कोई भी मूवमेंट होती है। राइट नाउ द बेस्ट थिंग इज़ दिस that we are united, we are together and we are fight for our causes and for our things. And the better thing is this कि सरकार कितनी ज़्यादा नाकामयाब है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं, टीचर्स धरना दे रहे हैं, डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं, किसान 9 महीने से बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा फेलियर क्या होगा गवर्नमेंट का? पंजाब को कर्जे में डुबा दिया, ईच एंड एवरी सेक्टर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसा ही अनफॉर्चुनेट है। आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में ये चुनाव कराने के लिए वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी को कहा गया है। उन्होंने हाई कोर्ट में 1 दिन पहले बताया कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये चुनाव रोकना ही था तो हाई कोर्ट में अपनी दिक्कत या अप्रीहेंशन बता देते। तो ये उन्होंने किया है। बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि वो कुछ भी कर लें, चुनाव होकर रहेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया चल पड़ी है। और ये प्रक्रिया जितनी जल्द समाप्त हो जाए और जितनी जल्द सेनेट बन जाए, हमारे इशूज़ को रिजॉल्व करने में उतना ही हमें सहायता मिलेगा। बच्चों की डिमांड जायज़ है। अब तो कोरोना की स्थिति सुधर चुकी है, तो देश में चंडीगढ़ प्रशासन की और भारत सरकार की भी गाइडलाइंस है। उसके अंतर्गत वाइस चांसलर को, जब स्कूल तक खुल गए हैं तो वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी खोलने का एक रास्ता निकालना चाहिए और जल्द से जल्द इसको खोलना चाहिए। मैं इसको पहले ही कह चुका हूँ, मैं इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ कि अब्सेंस में हम कैसे यूनिवर्सिटी को चलाएंगे। और जो लोग यहाँ पर उनको छोड़ कर जा रहे हैं, उनके पास क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि किससे बात करना है। 4 दिन से इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट है। बट मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि इतना एंगर है कम्युनिटी के एवरी स्टेक होल्डर में कि उनको अल्टीमेटली ये कराना पड़ेगा। और बाकी चुनाव भी इतनी आसानी से नहीं हुई हैं, लड़ कर के हुआ है। देखिए, जहाँ तक अनुभव की बात है, वो आप अपने पिछले 3 साल के इनके टेनियर से आप देख लोगे कि ग्राउंड पर जो चीज़ दिखती है, आप नहीं भी कहना चाहो तो वो दिख रही है कि अनुभव की कमी है। लेकिन इन्होंने जो अपने सलाहकार लगाए हैं, उनको भी सोचना चाहिए, वो भी उस तरह के नहीं हैं जो कि इनको अच्छी तरह से गाइड कर सकें। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में एक नेत्रहीन छात्र भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है वीसी के घर के सामने। इस छात्र का कहना है कि उन्हें अपने एक मित्र का साथ चाहिए और हॉस्टल में वह उसे साथ वाला कमरा दिलाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी उसकी सुन नहीं रही है। इसलिए अब दोनों दोस्तों ने धरना प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया है। पंजाब विश्वविद्यालय के वीसी ऑफिस के बाहर एक नेत्रहीन छात्र 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है और अपनी वह मांग को लेकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उसके साथ उसका दोस्त अरविंद भी भूख हड़ताल पर बैठा है। यह दोनों ही पीएससी के छात्र हैं और नेत्रहीन छात्र धीरू यादव की मांग है कि उसको हॉस्टल के साथ वाला कमरा अरविंद को दिया जाए, क्योंकि अरविंद उसका ख्याल रखता है और इसके साथ ही रहता भी है। इससे उसकी मदद मिल जाएगी। लेकिन ना ही DSW और ना ही वार्डन उनकी मदद करने को तैयार हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह फैसला किया है कि अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यादव का कहना है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन उनका देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। मेरा नाम धीरू यादव है। मैं सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD कर रहा हूँ वहाँ से।
और जैसे कि ह्यूमन राइट्स के स्टूडेंट के होने के नाते ये हमारा ये बनता है कि अगर दूसरों के साथ में जब ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तब तो हम खड़े होते हैं, लेकिन जब हम जैसे थ्योरीज ह्यूमन राइट्स की पढ़ते हैं तो आज हमारे पास में ये मौका है कि हम अपने राइट्स को प्रैक्टिस में बदल सकें और प्रैक्टिकली हम असर्ट कर सकें। तो हम वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वही छोटी सी बात है, जैसा कि अरविंद ने बताया कि ये मुझे हेल्प करते हैं, मुझे असिस्ट करते हैं, और इनके हॉस्टल ट्रांसफ़र को लेकर हमने जुलाई में ये एप्लीकेशन दे दी थी DSW को, जिसमें उन्होंने लिखा कि इट्स अप टू द वार्डन, कि अगर वार्डन चाहे तो ये अलाउ कर सकते हैं हॉस्टल शिफ्टिंग। तो उसके बाद में जब वार्डन का उसमें रिमार्क आया एप्लीकेशन में, आपको एप्लीकेशन की कॉपी दे दी जाएगी, तो उस एप्लीकेशन में रिमार्क में ये लिखा कि हॉस्टल नंबर 3 ओनली अकोमोडेट द न्यू एडमिशन्स, नो हॉस्टल ट्रांसफ़र। तो उन्होंने साफ तौर पर, जो डॉक्टर JS सहरावत हैं, वार्डन हैं BS3 के, बॉयज़ हॉस्टल नंबर 3 के, उन्होंने साफ तौर पर हमारा जो डिमांड है उसको डिनाई कर दिया। उसके बाद में फिर हमने 9 अगस्त को VC साहब को लिखा इसके बारे में, और कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल सके हमसे। तो हमने फाइनली कल यानी 16 अगस्त से हमने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है, और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। और जब तक ये हमारा एक बहुत छोटा सा इशू है कि जिसमें एक हॉस्टल शिफ्टिंग होनी, ट्रांसफ़र होना है, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। देखिए, आज़ादी के अलग अलग पैमाने होते हैं। हम अगर देखा वैसे फौरी तौर पर देखा जाए कि हम ब्रिटिशर्स से तो एक तरह से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम तमाम जो देश की जो कुरीतियाँ हैं, या देश के जो एक सोशल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, या तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पावर्टी है, उनसे हम कभी अभी तक तो 75 सालों में हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन हम उन सब चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। और ख़ास तौर पर बात करें डिसेबिलिटी जैसे इश्यूज़ की, जहाँ पर इतने बड़े बड़े एक्ट आए हैं, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो 2016 में आया था, एक स्टैट्यूट प्रोविज़न है, उसका जो सेक्शन 2 है वो क्लियरली रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करता है कि द रीजनेबल अकोमोडेशन शैल बी डन बाय द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ बाय द स्टेट। फिर भी जो है ये डिसेबिलिटी राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, और एक छोटे से जो मेरा जो एक अधिकार बनता है उसका ये साफ तौर पर वायलेशन है यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने 15 अगस्त में इन 75 सालों में भले ही बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी पा ली हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो अभी भी रिजॉल्व करना बाकी है, और जो आज के जो वर्तमान का जो माहौल है, जो हालात है, वो हमें बहुत एक प्राचीन काल की याद दिलाते हैं कि हम लगता है आज भी गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमें भले ही ब्रिटिशर्स से जो है एक तरह से जो कॉलोनियल पावर है उससे हमें छुटकारा मिल गया है, लेकिन जो हमारी जो हज़ारों साल की जो जातिगत, हज़ारों साल के जो राइट कर्टेल ऑफ द राइट्स और जो तमाम चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से हमें आज भी आज़ादी नहीं मिल पाई है। वहीं अरविंद का कहना है कि अगर किसी नेत्रहीन को उसकी मदद की ज़रूरत है तो वह खुद अपनी इच्छा से मदद दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनके साथ का हॉस्टल का रूम देने में क्या दिक्कत है? यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसके पीछे एक नेत्रहीन की मदद नहीं दिख रही। ध्रुव यादव उनके दोस्त हैं, लेकिन वह उनकी मदद करना चाहते हैं। अगर ध्रुव यादव कमरा अपना बदलते हैं तो उन्हें 1.5 साल लग जाता है चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए वह यूनिवर्सिटी प्रशासन से गुहार करते हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। ये जो हमने धरना लगाया है, ये हमने कल से लगाया, 2nd डे है, और इशू बहुत छोटा सा है। इशू बस इतना सा है कि मेरा हॉस्टल ट्रांसफ़र होना है 2 से 3, और जो मेरा कारण है आप वो जानेंगे तो और भी शॉक्ड हो जाएंगे। ये ध्रुव यादव हैं, PhD स्कॉलर हैं सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स से, और मेरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट से PhD स्कॉलर हूँ अभी। तो इनको मैं असिस्ट करता हूँ, और इनको असिस्ट करने के लिए मेरे को 3 नंबर शिफ्ट होना है ताकि मैं इनको ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, मेरा टाइम भी बच सके। पर ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि आप 3 नंबर में मत आइए, आप 2 नंबर में चले जाइए। आप ये चीज़ नहीं समझते हैं कि धीरू का जो रूम है और धीरू के आसपास के जितनी चीज़ें, जैसे वॉशरूम है, कॉरिडोर है, ये सब चीज़ें अडेप्टेबिलिटी में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्होंने 1.5 साल में ये चीज़ें सारी समझी है, अपने रूम को संभाला है। पर अगर ये 3 नंबर से 2 नंबर आते हैं, इनका रूम अगर चेंज होता है, तो इन्हें अगले 6 महीने चाहिए उस एटमॉस्फेयर में अडेप्ट होने के लिए। ये चीज़ें इन्हें समझ में नहीं रही, ये बहुत ही इनसेंसिटिव हैं। हमने 14 जुलाई को लास्ट मंथ एप्लीकेशन दी थी DSW ऑफिस में, तो 3 नंबर के जो वार्डन हैं उन्होंने उस पर परमिशन नहीं दी। हमने वार्डन सर को अप्रोच करने की कोशिश करी, मैसेज किया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उनको मिलने की कोशिश करी, वो नहीं मिले। DSW सर को मिलने की कोशिश करी, वो मिलते नहीं, कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं।
यहाँ पर आए, यहाँ पे वीसी सर नहीं मिले, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बैठा कि हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक के अलावा कि अब जब हमारे पास कुछ और नहीं बैठा तो हम यहाँ पे फिर कल से फिर हमने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिए। आज जो एसोसिएट डीन है अशोक कुमार, वो आए थे और उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि वार्डन सर ने आपका मना कर दिया है। हमने पूछा रीज़न कि क्यों, तो उन्होंने कहा रीज़न उन्होंने नहीं दिया है। हमने कहा आप रीज़न पूछिए, उनसे कहते कि हम उनसे रीज़न पूछ नहीं सकते, उनके डिस्क्रिशनरी पावर है। तो हमने कहा ठीक है, आप अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे। पर उन्होंने काफ़ी मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें डाली हैं कि जो मेरी पीएचडी अफेक्ट करेगी। तो उन्होंने कहा या तो आप इन्हें देख लीजिए या फिर अपनी पीएचडी देख लीजिए। पिंजौर की झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली है। आसपास राहगीरों ने इस बच्ची को बोरे में बंद देखा। बोरे में से रोने की आवाज़ आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने इस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद जांच शुरू कर दी। देर शाम पिंजौर क्षेत्र में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची के फेंकने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी लोहगढ़ के सुनार की दुकान करने वाले बसंत वर्मा ने बताया कि घटना करीब 9 बजे की है। बसंत ने बताया कि जब वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पिंजौर बद्दी रेलवे फाटक के साथ रथपुर कॉलोनी को जाने वाले रास्ते के पास कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने गाड़ी रोककर मौके पर जाकर देखा तो झाड़ियों के अंदर किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने देखा कि रास्ते के साथ रेलवे लाइन के पास लगी कांटेदार झाड़ियों के अंदर एक बोरी पड़ी है, उसके अंदर से ही बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद उन्होंने लोगों की मदद से झाड़ियों से बोरी को बाहर निकाला और देखा कि बोरी के अंदर नवजात बच्ची, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी हुई थी, रो रही है। बसंत ने बताया कि मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि 9 बजे के करीब सैर करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आदमी और एक औरत मोटरसाइकिल में इसी जगह पर झाड़ियों में कुछ फेंक रहे हैं। उन्होंने नज़दीक आते ही वो मौके से फरार हो गए। वहीं बसंत ने इसके बाद पुलिस को फ़ोन करके घटनास्थल पर बुलाया। बच्ची की हालत गंभीर थी, बच्ची के शरीर पर चींटियाँ भी चल रही थी। मैं अपनी शॉप वर्मा ज्वेलर लोगर से शॉप बंद करके आ रहा था, तो मैंने जो रस्तपुर की तरफ अब्दुल्लापुर का रास्ता मुड़ता है फाटक के साथ ही, वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर देखा भीड़ इकट्ठी हो रखी थी और वहाँ पर झाड़ियाँ थी और कंडादार लगी थी रेलवे की, तो उसके पास भीड़ खड़ी थी काफ़ी। मैंने उतर के पूछा उनसे क्या बात है, उनका बच्चा रोने की आवाज़ आ रही थी और कुछ देर बाद ही वो कह रहे आवाज़ बंद हो गई है, शायद लड़की मर गई है। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, बच्चे को निकाल के दुकान कर रहे, तो पुलिस की तरफ से वो निकाल नहीं रहे थे। फिर वो बच्चा मैंने निकलवाया लड़के के साथ में मिलके, वो एक गंदी सी बोरी के अंदर लपेट के फेंकी हुई थी और बच्चे के हालात देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी कुछ थोड़ी पहले ही पैदा हुई है। उसके बाद हमने पुलिस को सूचित किया और पुलिस आई और उसको अच्छे से कपड़े में साफ करके उसको हॉस्पिटल भेज दी। वहीं पिंजौर थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर है। देखने से पता चल रहा है कि बच्ची का जन्म कुछ समय पहले ही हुआ है। हो सकता है अंधेरा होने के इंतजार में कहीं बाहर से बच्ची को यहाँ फेंका गया है। हरियाणा के राज्यपाल मदर टेरेसा साकेत अस्पताल में पहुंचे। यह अचानक किया गया निरीक्षण था। यहाँ पर कार्यप्रणाली को जाना और इसके बाद यहाँ से संतुष्टि होने के बाद ही राज्यपाल ने कई घोषणाएं करने की बात भी कही। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला के सेक्टर 1 में स्थित मदर टेरेसा साकेत हॉस्पिटल में अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस अवसर पर राज्यपाल हरियाणा द्वारा अस्पताल प्रबंधन का निरीक्षण किया गया और किसी प्रकार से अस्पताल प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसकी समीक्षा भी की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अस्पताल विकलांग व अन्य लोगों के उपचार के लिए अच्छा कार्य कर रहा है और उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्यपाल बनने के बाद पहली बार वह पंचकुला के मदर टेरेसा साकेत हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने वहां उपचार करवाने के लिए आए मरीजों के साथ बातचीत भी की। उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों की अच्छी सुविधा दे रहा है और मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी मरीज हैं उनको उच्च स्तरीय सेवा देने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को नई टेक्नोलॉजी के साथ उपचार किया जाना चाहिए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आगे से समय निकालकर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ओपीडी करनी चाहिए। कई ऐसे सुझाव भी राज्यपाल ने दिए हैं। होने के बाद
मदर तेरेसा का जो सोसाइटी का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया है। सारा जो है यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट्स है, सारा पेशेंट से काफ़ी दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और पेशेंट्स भी बहुत गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। और ये हॉस्पिटल के प्रांगण में भी काफ़ी पेशेंट्स एडमिशन के लिए, एक्सरे के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए काफ़ी वो लोग जो है। और मुझे खुशी भी है कि आज जो मैं सारे व्यवस्था से बैठ के जो बातचीत किया, वो लोग भी सेवाएं अच्छे कर रहे हैं। कोविड में भी काफ़ी अच्छा किया। कुछ लोगों ने वेतन कभी नहीं मिले तो भी काम करने वाले, ऐसे हमारे यहाँ काम करने वाले जो है सहयोग है। तो इसलिए इसका मैंने 3 विषयों के ऊपर जो है बताया। एक जो है जितने भी जो है पेशेंट है, रोगी है, उन लोगों को अच्छे उच्च स्तरीय सेवा देना चाहिए और इसका क्वालिटी जो है बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा बढ़ाने का काम करनी चाहिए और ऑपरेशन की संख्या बढ़ना चाहिए और फिजियोथेरेपी का भी संख्या बढ़ना चाहिए। तो वैसा और नए टेक्नोलॉजी जो आउट पेशेंट्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आदेश दिया। ऑनलाइन रजिस्टर होना चाहिए और सीनियर सिटीजन को ओपीडी जो है 3 बजे से 5 बजे तक अलग से समय देना चाहिए। वैसा अच्छा व्यवस्था करके ये हॉस्पिटल को और बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए मैं चेयरमैन के नाते से और एक बार बैठक करूँगा और सरकार से भी जो है मैं बात करूँगा, मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करूँगा और सोसाइटी का हॉस्पिटल सेवा भाव से चलना चाहिए। और मदर तेरेसा का नाम भी जो है, जैसे उन्होंने सेवा करके देश को एक अच्छा मातृत्व का जो भावना दी है, ये हॉस्पिटल से भी वही भावना आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे खुशी है जो अपना प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत योजना, वो काफ़ी लोग गरीब लोगों तक पहुंच रही है और रजिस्ट्रेशन वो अच्छे संख्या में बढ़ रहे हैं और उसका ज़्यादा उपयोग भी जो है आयुष्मान भारत का भी कर लेने का हम उपयोग कर लेना चाहिए। तो ये थी आपके शहर की कुछ खास खबरें जो आपके शहर में घटित हुई, जो आपको जानना जरूरी था। और ऐसे ही अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHAN, रोशन भव, BHAV भव। और रोशन भव पर आप देख करिए सिटी हलचल, सिटी क्राइम। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।